हेलो बच्चों, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आज हम सब लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर आप सब लोग अपने चार्ट पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या उत्सर्जन और अवशोषण दो टाइप के होते हैं, वैसे उत्सर्जन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो बना करके आप सब लोग अपने चार्ट पर जाते हैं तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो जैसे ही कंप्लीट होगा, नेक्स्ट वीडियो हम सब लोग इसी पर आधारित वाइवा प्रश्न को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप सब लोगों के पास पहुंच जाए। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है, सबसे पहली चीज समझिए। अगर इलेक्ट्रॉन को हम ऊर्जा देंगे, सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रॉन को तीन तरीकों से ऊर्जा दे सकते हैं। गर्म करके, सूर्य का प्रकाश डाल करके, वैद्युत क्षेत्र आरोपित करके। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पा करके उत्तेजित हो जाएगा। उत्तेजित होने का मतलब है वो अपनी अवस्था छोड़ करके, मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन जहां रहता है वो उसकी मूल अवस्था होती है, वहां छोड़ करके ऊपरी वाली कक्षाओं में चला जाएगा, यानी अपनी कक्षा छोड़ करके उच्च कक्षाओं में चला जाता है। इसी को ही हम सब लोग संक्रमण कहते हैं। समझ में आई बात? इलेक्ट्रॉन का अपनी कक्षा छोड़ करके ऊपरी वाली उच्च ऊर्जा स्तर में जाना और उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आना ही इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहलाता है। और इन संक्रमण से रेखाएं जो मिलती हैं, वो रेखाएं, उन रेखाओं की तरंगदैर्घ्य का जो समूह होता है वही कहलाता है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कहने का मतलब उन रेखाओं का जो समूह होता है वही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है। कौन सी रेखाओं की लंबाई कितनी होती है, वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं, ये सभी चीजें बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। न्यूमेरिकल में भी ये टॉपिक पूछा जाता है। बामन श्रेणी के लिए न्यूमेरिकल, लाइमन श्रेणी के लिए न्यूमेरिकल, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। चलिए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बता ही दिया कि इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले समझिए ये एक नाभिक है, ये इसकी चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं बनी हुई होती हैं। ठीक है, ये n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर 4 है, n बराबर 5 है। इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में होगा? यहाँ कहीं होगा। अब इसको जब ऊर्जा देंगे तो ये उत्तेजित हो जाएगा। ये 2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, 4 में जा सकता है, 5 में जा सकता है। हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन, भाई हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, तो ऊर्जा प्राप्त करके हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी में जा सकता है, तीसरी में जा सकता है, चौथी में जा सकता है, पांचवी में जा सकता है। अब ये जो रेखाएं मिलती हैं इन ऊर्जा पर, ये जो रेखाओं की जो तरंगदैर्घ्य होती है, इन रेखाओं की जो तरंगदैर्घ्य मतलब इनकी जो लंबाइयां होती है इन ऊर्जा पर, जितनी ये प्राप्त करते हैं, 1 से 2 में जाने के लिए, 1 से 3 में जाने के लिए, 1 से 4 में जाने के लिए, 1 से 5 में जाने के लिए, जो आगे उच्च ऊर्जा स्तर वाली होती है, तो इनको ऊर्जा चाहिए। और वो ऊर्जा पर जो तरंगदैर्घ्य की लंबाइयां होती है उसी को हम सब लोग अवशोषण स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ये आपका अवशोषण स्पेक्ट्रम, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दो तरीके के होते हैं, एक अवशोषण स्पेक्ट्रम और एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा का ही जा सकता है और किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते नहीं तो जा नहीं सकता, तो अवशोषण स्पेक्ट्रम। लेकिन हमारा यहाँ पर मेन टॉपिक है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, क्योंकि वही बोर्ड एग्जाम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में वैसे मैंने समझा दिया था, आप सब लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं परमाणु की। अब बात समझिए, अब इलेक्ट्रॉन यहां पर भाई जाएगा क्यों? इलेक्ट्रॉन की अपनी खुद की ऊर्जा ऋणात्मक होती है, यानी वो स्थायी होता है। जैसे ही वो ऋणात्मक ऊर्जा उसको मिलती है वो अस्थायी हो जाता है, वो अपनी कक्षा छोड़ करके चला जाता है। आयनित होने का मतलब ये हुआ कि वो पूरे इलेक्ट्रॉन परमाणु से ही निकल आए। उत्तेजित होने का मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। अब इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो ज्यादा देर वहां नहीं ठहर पाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से, हमने मान लिया यहां पर कोई आया तो देखेगा यहां पर तो वो स्थायी ही नहीं, क्योंकि किसी भी कण की अगर ऊर्जा ज्यादा है तो वो अस्थायी होगा, उसकी ऊर्जा होनी चाहिए कम। तो यहां पर आकर के इसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और यहां पर भी वो देखता है कि वो स्थायी है ही नहीं, तो ये वापस आएगा इलेक्ट्रॉन। जब वापस आएगा तो ये जिस कक्षा में आएगा उस कक्षा में जो ऊर्जा का अंतर है उसको वापस देगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। किसके रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। और उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वही आपकी कहलाती है उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य। और यही हमारा आज का टॉपिक है। चलिए अच्छे से एक बार हम बना देते हैं डायग्राम।
ये नाभिक है, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, ऐसे डॉट 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 चले जाइए। ए एन बराबर 1 है, एन बराबर 2 है, एन बराबर 3 है, एन बराबर 4 है। हमने मान लिया जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इस समय कौन सी कक्षा में है, पहली कक्षा में ही है, क्योंकि हाइड्रोजन में पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये ऊर्जा प्राप्त करके कहां कहां जा सकता है, ऊर्जा प्राप्त करके हमने मान लिया ये 2 में जा सकता है, 3 में, 4 में, ये अवशोषण हो गया। अब उत्सर्जन की बात आ रही है, ये हमने मान लिया 4 में पहुंच गया, 4 में पहुंच गया। अब पहुंच करके यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आया तो देखा वो स्थायी है ही नहीं, तो ये वापस आएगा। वापस कौन सी कक्षा में ये आ सकता है, ये तीसरी में आ सकता है, ये दूसरी कक्षा में आ सकता है, और ये पहली कक्षा में भी आ सकता है। वापस वो किसी भी कक्षा में जा सकता है, लेकिन जब आएगा तो केवल और केवल पहली कक्षा से ही वापस आएगा। क्लियर है बात? तो जब वापस आएगा, समझिए बात, हमने मान लिया अगर ये दूसरी कक्षा में वापस आया, तो दूसरी कक्षा में वापस आया तो इसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो क्या होगी, तो तरंगदैर्घ्य हम निकालेंगे ऊर्जा का। तो 4 से 2 के बीच जो ऊर्जा का अंतर है, 4 से 2 के बीच जो ऊर्जा का अंतर है वही तो वापस करेगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। बोहर की तीसरी परिकल्पना। तो देखते हैं फार्मूला क्या होता है, डेल्टा ई बराबर आया था En2 उच्चतम ऊर्जा स्तर से घटाना होता है निम्नतम ऊर्जा स्तर En1, यानी N2 से N1 में आ रहा है। हमने यहां पर तो बता दिया कि वो 2 से आ रहा है, हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन 3 से आ रहा होता, तो वो 2 से आ रहा होता, तो ये चीज है, ठीक। और फार्मूला क्या होता है, En बराबर Nv कक्षा की ऊर्जा का फार्मूला। हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है Z का मान कितना होने वाला है, 1, 13.6 बटा n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होगा। तो n का मान n2 डालेंगे तो माइनस का 13.6 बटा n स्क्वायर का मान कितना डालना है, n2 डालना है, n2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस। अब की बार n स्क्वायर का मान कितना डालना है, n का मान, n1 का मान, भाई n का मान कितना डालना है, n1, n2 डालना है, ठीक, n1 का स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर हम घटाएंगे, ध्यान से समझिए, इन दोनों को अगर हम घटाएंगे, अच्छा जो वापस, जब वापस ये आ रहा है, जब वो वापस आ रहा था तो ऊर्जा का जो अंतर था इन दोनों के बीच, यानी डेल्टा ई जो था वो किसके रूप में वापस दे रहा था, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तो इसकी जो ऊर्जा होगी वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होगी hν, और hν मतलब hc अपॉन लैम्डा होता है, न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 13.6 कॉमन है। जो प्लस था उसको आगे कर दो, 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भैया। अब hc को बटे में ले आओ, hc को बटे में लाएंगे तो इधर हो गया 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू 13.6 और बटा में hc और ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्लियर बात है? अब आगे देखिए, जो ये वैल्यू है 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी ना, ये वाली जो वैल्यू है ये पूरी की वैल्यू आपकी Zr होती है, रेडबर्ग नियतांक। तो 1/लैम्डा इक्वल्स टू r ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर, ये बन गया आपके पास फार्मूला, ठीक है। उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य, ये कहां से आए, ये चीज हमने आप लोगों को बता दिया था। आप चाहे तो डायग्राम हम फिर से बना सकते हैं, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, आगे n बराबर 5, ऐसे याद रहेंगे। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था और ये गया था उच्चतम ऊर्जा स्तर में। उच्चतम ऊर्जा स्तर मतलब ये पहुंच गया था यहाँ पर, तो ये वापस आएगा, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। जिस भी कक्षा में आएगा उन दोनों कक्षाओं में जो ऊर्जा का अंतर है उतनी ही ऊर्जा वापस हमको देगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तो ये जो डेल्टा ई है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा है। और विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा कितनी होती है, किसी भी तरंग की ऊर्जा hν होती है, न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या है, इस ऊर्जा पर तरंगदैर्घ्य का मान, ठीक है। तो जो ऊर्जा मिल रही थी, अंतर था, उस पर तरंगदैर्घ्य का मान ये आएगा, ठीक भैया। ये फार्मूला हो गया। अगर कोई और परमाणु है, अन्य परमाणु को की बात करेंगे,
हाइड्रोजन को छोड़ करके किसी अन्य एटम की बात करेंगे, कोई दूसरा एटम होगा, तो लैम्डा की वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर हो जाएगा। बस ये चीज याद रखिए। ठीक है भैया, ये इतना होगा। क्लियर बात। अब आगे बढ़ते हैं। ये आ कहां से सकता है? अगर बाई चांस वो इलेक्ट्रॉन, समझिए बात, अगर बाई चांस ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा था ये दूसरी कक्षा में गया होता तो दूसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन कहां वापस आ सकता है? क्यों? पहली कक्षा में। तो ये दूसरी से पहली कक्षा में वापस आता है। कुछ ज्यादा साइज बढ़ा है। दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन केवल कौन सी कक्षा में वापस हो सकता है? पहली कक्षा। ठीक है भैया। अब समझिए बात, समझिए, पहला इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में जा सकता है। ठीक, पहला वाला इलेक्ट्रॉन ही जा सकता है, ये भी चीज क्लियर। बाई चांस अब पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कहां कहां से आ सकते हैं? वो 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, 6 से भी आ सकता है, 7 से भी आ सकता है, इनफाइनाइट से भी आ सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में वापस आ रहे हैं तो ये जो श्रेणी बनती है तरंगदैर्घ्य की, ये कहलाती है लाइमन श्रेणी। ठीक है। उत्तेजित हुआ इलेक्ट्रॉन यदि कौन सी कक्षा में वापस आ रहा है? पहली कक्षा में। पहली कक्षा में वापस आएगा तो पहली कक्षा के लिए वापस जहां आ रहा है उसके लिए n1, जहां कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, समझिए बात, जहां कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो होता है n1 का मान, जहां से आ रहा है वो n2 का मान। n2 का मान आपका क्या हो सकता है? कहां से इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आ सकता है? 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से डॉट 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 ऐसे आ सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आएगा। और पहली कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो वो कौन सी श्रेणी में प्राप्त होता है? परावैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होगा, परावैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होगा। तो लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में प्राप्त होती है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के परावैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। ये चीज हमने पढ़ाया ही था। परावैंगनी क्षेत्र क्या होती है, उनकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है। फिर अगला देखिए, अगला जो है आपका, अगला जो है वो आपका, अगर इलेक्ट्रॉन, बात समझिए, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ इलेक्ट्रॉन कहां कहां, अगर हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है तो पहली कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन होगा, वो ऊर्जा प्राप्त करके 2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, 4 में जा सकता है, 5 में जा सकता है, 6 में, इनफाइनाइट में, और ये वापस भी आएगा पहली में, तो लाइमन श्रेणी मिली। लेकिन अगर बाई चांस पहले में ना आए इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में वो वापस आए, भाई वापस आ सकता है किसी भी कक्षा में, इलेक्ट्रॉन जाएगा केवल पहली कक्षा में, वापस आ सकता है किसी भी कक्षा और किसी भी कक्षा में। तो वो अगर 2 में आएगा, अगर 2 में आएगा तब क्या होगा? अगर 2 में आएगा वो इलेक्ट्रॉन, अगर 2 में आएगा वो इलेक्ट्रॉन, तो वो प्राप्त होती है, जो तरंगदैर्घ्य मिलेगी, सीरीज मिलेगी, वो होती है बामर श्रेणी। ठीक, कौन सी श्रेणी होगी ये? बामर श्रेणी, बाल्मर श्रेणी जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, बामर श्रेणी। ठीक है, तो बामर सीरीज के लिए फिक्स है कि बामर सीरीज के लिए फिक्स है, बामर सीरीज के लिए फिक्स है कि n1 का मान, इलेक्ट्रॉन आ कहां से रहा है, समझिए बात, इलेक्ट्रॉन आ कौन सी कक्षा में रहा है? 2 में, जहां को आ रहा है, कहां से आ रहा है वो n2 बताता है। n1 का मतलब जहां जा रहा है, यानी ये होती है निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर बोला जाता है, और ये होता है आपका n2 उच्च ऊर्जा स्तर, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये जहां को जा रहा है, जहां से आ रहा है। ठीक, कहां से आ रहा है? 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, डॉट 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 आ सकता है। ये किस श्रेणी में प्राप्त, किस भैया क्षेत्र में प्राप्त होती? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती ना, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें कई सारे श्रेणियों में बांटा गया, भाग में बांटा गया, क्षेत्र में बांटा गया, जैसे ये परावैंगनी क्षेत्र में, तो ये दृश्य क्षेत्र में आता है। कौन से क्षेत्र में? दृश्य। इनको हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, और इनकी जो तरंगदैर्घ्य होगी वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के इन बिटवीन बीच में होगी। अगर बाई चांस कोई इलेक्ट्रॉन,
अगर बाई चांस कोई इलेक्ट्रॉन, कौन सी कक्षा में आ रहा है आपकी बात, इलेक्ट्रॉन वो आ रहा है तीसरी कक्षा में, तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, 7 से आ सकता है, 8 से आ सकता है, इनफाइनाइट में आ सकता है। और अगर इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में आ रहा है तो इसको कहते हैं पार्शियल सीरीज, पार्शियल श्रेणी। और पार्शियल श्रेणी के लिए n1 का मान कितना होगा 3, क्योंकि 3 में आ रहा है, और n2 का मान कितना होगा आपका, कहां से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, 6 से आ रहा है, 7 से डॉट डॉट डॉट। ये किस भाग में प्राप्त होती है, ये अवरक्त क्षेत्र या भाग में प्राप्त होती है, अवरक्त, अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इनको देख सकते हैं केवल बस। ठीक है भैया, अब अगला देखते हैं, अगला हमारा कौन है, अगला फिर से अगर इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में आएगा तो चौथी कक्षा में कहां से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, 7 से आ सकता है, 8 से आ सकता है, इनफाइनाइट से आ सकता है, इतने जगह से वो आ सकता है। तो ये अगर इसमें आया तो ये कहलाएगा आपका ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट श्रेणी। इन तरंग दैर्ध्यों की जो वैल्यू होंगी उसको ब्रैकेट सीरीज बोला जाता है, कई सारे होते हैं। ब्रैकेट के लिए n1 का मान कितना है, n1 का मान 4 में आ रहा है, कहां से आ रहा है, इसके ऊपर वाली सारी वैल्यू 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और ये भी किस भाग में प्राप्त होती है, अवरक्त भाग में प्राप्त होती है, अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है, अवरक्त क्षेत्र। और अगर इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना आपकी बात, अगर इलेक्ट्रॉन 5 में आ रहा है तो 5 में कहां से आ सकता है, 5 में आ सकता है 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, इन सभी जगह से आ रहा है। तो इसमें अगर आएगा तो ये कहलाएगा, ये कहलाएगी आपकी फुंड सीरीज, फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी। कहां को इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है, कहां से आ रहा है, 5 में आ रहा है, और 5 में कहां से आएगा भैया, 5 में आएगा तुम्हारा 6 से आ सकता है, इसके ऊपर वाली जो है n1 का मान 5 और n2 का मान 6, 7, 8, 9, और ये भी किस क्षेत्र में प्राप्त होती हैं, अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। ये बहुत पूछा जाता है किस क्षेत्र में ये होती है, ये तरंगें किस क्षेत्र में पाई जाती है, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम था उसके किस भाग में आई, कई सारे भाग में थे, जैसे रेडियो तरंगे थी, सूक्ष्म तरंगे थी, गामा थी, एक्स थी, विजिबल वाली थी, अल्ट्रावायलेट थी, अवरक्त थी, इन सभी। तो ये आपका कहलाता है हाइड्रोजन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। यह हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक, ये चीज ये हेडिंग है, ये आपको बनाना है। अब समझिए बात, जैसे पूछ सकता है लाइमन सीरीज की सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य क्या होगी और सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तो ध्यान से समझिए बात। छोटी तरंग दैर्ध्य अगर होगी, ध्यान से समझना, किसी के लिए भी छोटी तरंग दैर्ध्य अगर कह रहा है छोटी तरंग दैर्ध्य, तो छोटी तरंग दैर्ध्य हमेशा, छोटी तरंग दैर्ध्य के लिए मान क्या होगा n2 का, और बड़ी तरंग दैर्ध्य के लिए n2 का मान क्या होगा, बड़ी तरंग दैर्ध्य के लिए, हर एक सीरीज की बात बता रहे हैं, बड़ी तरंग दैर्ध्य के लिए। अब ध्यान से समझिए बात, हमने ये पढ़ा कि जो डेल्टा ई था, ध्यान से समझिए, डेल्टा ई बराबर हमने क्या निकाला, hc अपॉन लैम्डा। डेल्टा ई बराबर क्या आया था, hc अपॉन लैम्डा। अगर ध्यान से समझिए ऊर्जा का अंतर ज्यादा है तो तरंग दैर्ध्य छोटी होगी, तो ऊर्जा का अंतर किसका ज्यादा होगा, इनफाइनाइट वाले का। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से आ रहा है तो अंतर ज्यादा होगा, और जस्ट ऊपर से आ रहा है तो अंतर छोटा होगा। ठीक, और अगर अंतर छोटा हुआ तो तरंग दैर्ध्य भी क्या होगी, तरंग दैर्ध्य उस केस में बड़ी हो जाए।
तो अगर अंतर बड़ा है तो तरंगदैर्घ्य क्या होगी, अगर अंतर बड़ा है तो आपकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, अंतर बड़ा है तो तरंगदैर्घ्य छोटी, और अगर ऊर्जा का अंतर छोटा है तो तरंगदैर्घ्य बड़ी। तो ऊर्जा का अंतर छोटा अगर है तो ध्यान से समझिए, N2 की जो वैल्यू होगी, N2 की जो वैल्यू होगी, वैसे इसको ग्रीन कलर से लिखते हैं तो ज्यादा बेस्ट है। N2 की जो वैल्यू होगी वो N1 से में प्लस जोड़ दो, जस्ट ऊपर वाली। जैसे लाइमन श्रेणी की अगर आपको बड़ी तरंगदैर्घ्य चाहिए तो इसके ऊपर वाली कक्षा से अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य ये होगी, सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य ये, इसके लिए सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य ये। सबसे पहली जो तरंग होती है, पहली जो तरंग होती, पहली जो रेखा होती है, पहली रेखा किसी भी श्रेणी की जो पहली रेखा होती है वो सबसे बड़ी होती है। पहली रेखा की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होती है। पहली रेखा की तरंगदैर्घ्य जो होती है, पहली रेखा की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे बड़ी होती है। पहली रेखा की तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी क्या होती है, जब सबसे आखिरी रेखा कौन होगी, जब इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन आएगा। यानी इसके लिए फिक्स है कि N2 का मान इनफाइनाइट ही रखना पड़ेगा। सबसे आखिरी कक्षा, आखिरी रेखा, लास्ट जो रेखा होती है, आखिरी रेखा, वही लास्ट रेखा, वो सबसे छोटी होती है, और सबसे बड़ी जो सबसे पहली रेखा होती है वही सबसे बड़ी। अच्छा, बामर सीरीज के लिए एक चीज बताया गया है, बामर सीरीज के लिए एक चीज बताया गया कि इसकी जो पहली रेखा उसको कहते हैं H अल्फा, दूसरी वाली को कहते हैं H बीटा। पहली वाले को बोलते हैं H अल्फा और दूसरे वाले को बोलते हैं H बीटा, तीसरे को H गामा और चौथे वाले को H डेल्टा बोला जाता है। ये चार होती है, तो कोई भी कह सकता है, तो ये चीज याद रखिए। ये सबसे पहली रेखा सबसे बड़ी होती है, सबसे आखिरी यानी इनफाइनाइट वाली सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य वाली होती है, क्योंकि ऊर्जा का अंतर ज्यादा होगा तो तरंगदैर्घ्य छोटी हो जाएगी। ये थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का टोटल टॉपिक। अब इसी से रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन हम करवाएंगे, और इसके लिए जो न्यूमेरिकल है वो भी करवाया जाएगा, क्योंकि 5 नंबर के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं लाइमन, बामर, पास्कल, किसी भी सीरीज के लिए तीनों में से। तो मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।